वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्ले लिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्ले लिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आप बच्चों को यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग या पीजीटी इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग या और भी डिफरेंट जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो हम एमसीक्यू बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पूरे की पूरी सीरीज में हम लगभग 100 वीडियो बनाएंगे और हर जो वीडियो होगी उसमें हम 25 न्यूमेरिकल अगर सॉल्व भी कराते हैं तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल ऐसे हैं, लगभग 2500 करीब हम न्यूमेरिकल ओवरऑल आपको पूरा का पूरा सॉल्व करवा के देंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो एमसीक्यू है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बच्चों हम डिफरेंट जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो बच्चों इसमें से काफ़ी सारी वीडियो जो है वो हमें प्राइवेट रखनी ही पड़ती हैं बच्चों, क्योंकि हम जो कोर्स है वो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम कोर्स आप बच्चों के लिए प्रोवाइड कराते हैं हमारी ऐप के थ्रू विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो वहाँ पर आपको ये सारी की सारी वीडियो अवेलेबल होंगी। तो हम जो वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे वो 1:3 का रेशो होगा, यानी कि 1 वीडियो जो होगी वो पब्लिक होगी और 3 वीडियो प्राइवेट होगी। तो यानी कि अगर टोटल 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं तो 25 क्वेश्चन तो हम पब्लिक के लिए रखेंगे और 100 क्वेश्चन जो है वो हमारे जो पेड मेंबर हैं उनके लिए रखेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारा का सारा वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से पहले जो 25 क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करा रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअल में कंज्यूमर थ्योरी से लिए गए, यानी कि ये डिमांड के क्वेश्चंस होंगे, यूटिलिटी के क्वेश्चंस होंगे और इसके अलावा इंडिफरेंस कर्व के क्वेश्चंस होंगे। तो पहले हम उन पे बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपनी साइड स्क्रीन पे, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ कि इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर टर्न आउट टू बी जीरो, यानी कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो जीरो है, तो उस केस में इसका क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले क्या ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है या गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री अनरिलेटेड गुड्स है या नन ऑफ दीज है, यानी कि चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो आप बताइए क्या चीज़ है, फिर मैं आपको इसका आंसर कराता हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए, अगर हम बात करें क्रॉस इलास्टिसिटी की, यानी कि EC बोल देता हूं मैं, तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। लेकिन जो क्वांटिटी होती है वो X गुड्स की होती है और जो प्राइस होता है वो Y गुड्स का होता है। इसके हिसाब से अगर हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे EDC इक्वल टू 0, ये तब होता है जब गुड्स अनरिलेटेड होती हैं, अनरिलेटेड गुड्स होती हैं। इसी तरीके से EDC मोर देन 0, यानी कि पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव तब होता है जब गुड्स सब्स्टिट्यूट होती है, और EDC लेस देन 0, 0 तब होता है जब गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा होता है EDC इक्वल टू प्लस में इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी कब कहलाएगा, जब परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होती हैं। और EDC जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी कहलाएगा जब गुड्स जो है वो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ वन कमोडिटी ऑफ अनदर टर्न टू बी जीरो, तो जीरो किस केस में होगा, व्हेन गुड्स आर अनरिलेटेड गुड्स। अनरिलेटेड गुड्स का क्या मतलब हुआ बच्चों, यहां पे हमें ऑप्शन नंबर C दिया हुआ है, कंप्लीटली अनरिलेटेड। तो मैं यहां पे C बता देता हूं आप बच्चों को, आप चेक कीजिए कि आपने जो आंसर किया है वो सही किया है या गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, मैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, अ हाई वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी इंडिकेट दैट दी टू कमोडिटी आर। देखिए यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा हाई क्रॉस इलास्टिसिटी का क्या मतलब है। देखिए हाई क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ही ज्यादा गुड्स की कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। यानी कि हालांकि हमने एक टॉपिक और भी पढ़ाया है जिसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसमें हमने सब कुछ बताया हुआ है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है हमने
कि जितना क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी गुड्स जो है वो क्लोज रिलेटेड होगी, यानी कि क्लोज सब्सटीट्यूट होगी। और जितनी जो है यानी कि देखो जीरो जैसे हमने कहा EDC इक्वल टू 0 से ज़्यादा, तो 0 से ज़्यादा तो 0.1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक वैल्यू जाती है ना, तो कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव में। तो लेकिन ऐसा कहा जाता है बच्चों, या ऐसा हमने समझाया है जो हमने वीडियो बनाई है उसमें, जो क्लोज इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है डिमांड के ऊपर, उसमें बताया है कि जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ही वो फार इलास्टिक, या उतनी ही वो क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हो फार पुअर सब्स्टिट्यूशन होगा, पुअर सब्स्टिट्यूशन होगा। और जितना ही ज्यादा वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो क्लोज सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहां पे लिखा है हाई वैल्यू किसको दिखाती है, वेरी गुड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपका जो आंसर है वो ए आपका बिल्कुल सही कहलाएगा। यानी कि ज्यादा वैल्यू का मतलब कम वैल्यू का मतलब पुअर सब्स्टिट्यूशन, और ज्यादा वैल्यू का मतलब आप कह सकते हो हाई सब्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो को, ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, आपको मेरी जो वीडियो है जिसका नाम है डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में है, उसमें आपको इसका पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से है, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में है। इसका आंसर आपको मिलेगा क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड वाले टॉपिक में, इसका आंसर आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द वर्टिकल डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी शो दी डिमांड इज। अब देखिए वर्टिकल डिमांड कर्व क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। जैसे वर्टिकल इस तरीके का होता है, ठीक है, EDC इक्वल टू इसमें होती है 0। हॉरिजॉन्टल इस तरीके का होता है, इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इन्फिनिटी। इसके अलावा 3 और होते हैं बच्चों, जिसमें से एक होता है जिसका स्लोप ज़्यादा होता है, वो ED मोर देन 1, कम होता है ED लेस देन 1, और ED इक्वल टू 1। तो बच्चों ये इस सबकी इलास्टिसिटी है। जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है वर्टिकल डिमांड कर्व, लेकिन आप ऑप्शन चारों पढ़ोगे तो चारों ऑप्शन इसके गलत है, इसका मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। सही आंसर इसका होना चाहिए था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। या तो हो सकता है कि टाइपिंग करते समय ये 3 का जो बी ऑप्शन है वो गलत लिख गया हो, लेकिन जो सही आंसर है वो ये होगा कि इस केस में डिमांड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। तो आप इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ द मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस और द सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड एट हाई प्राइस, दिस इज नोन। देखिए आपने अगर रूल पढ़ा है इंक्रीज इन डिमांड का, तो इंक्रीज इन डिमांड में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, एक बार मैं आपको यहां समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पढ़ा है कि अगर प्राइस सेम रहने पर क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्राइस सेम रहने पर क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इसको हम एक और जगह डेफिनेशन इस तरीके से भी दे सकते थे, हालांकि हम देते नहीं हैं क्योंकि बुक में एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके का नहीं लिखा हुआ, लेकिन वहां पे ये भी डेफिनेशन मैंने पढ़ी हुई है, जिसमें दूसरा जो इसका पॉइंट आ रहा है कि सेम क्वांटिटी डिमांडेड एज हाई प्राइस, यानी कि हाई प्राइस पर आप सेम क्वांटिटी डिमांड बाय कर रहे हो, तो उस केस में भी जो आपका डिमांड कर रहा है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। यानी इसका आंसर जो है वो आंसर नंबर 4 का सी है, जो कि है हमारा आप कह सकते हो कि हाँ ये वाला इंक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आपको मैं बताऊंगा। यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज, यूटिलिटी किसे कहते हैं आपको पता होगा। देखिए यूटिलिटी जो है वो हमारी मन की थिंकिंग है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपको कितने यूटिल मिला, इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस। मान लीजिए मैं आपको ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ, तो किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है कि ये वीडियो बहुत काम की हो, है ना, और किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है इसकी कोई यूटिलिटी ना हो। तो यूटिलिटी क्या है, कोई आपको वीडियो देखने से कुछ मिल तो नहीं रहा, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो जब ज्यादा जरूरत है और आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसका मतलब यूटिलिटी क्या है, आंसर नंबर ए है। द पावर ऑफ यूटिलिटी, पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाइड वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी कि यूटिलिटी वो पावर है जिससे किसी वांट्स को सेटिस्फाइड किया जाता है, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सपेक्ट टू कंज्यूमर टू बिहेव अ मैनर इन। देखिए हमेशा इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर को रैशनल माना जाता है, आप ये हमेशा याद रखिएगा। यानी कि हम जब कोई भी कंज्यूमर थ्योरी बनाते हैं तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कंज्यूमर रैशनल है, वो अपने अच्छे और बुरे के बारे में फैसला ले सकता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा 7th क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक रेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व इज द पोर्शन ऑफ दी विच, कौन सा पोर्शन है जो मतलब आप कह सकते हो कि इकोनॉमिकली रेंज कौन सा है। देखिए मैं आपको एक बार टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का ही डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये टोटल यूटिलिटी है और इस तरीके से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये तो सैचुरेटेड पॉइंट है।
इसका मतलब यहाँ पर हमारी पूर्ण संतुष्टि हो गई है। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो ऊपर बढ़ रहा है, ये हमारा इकोनॉमिकल रेंज कहलाता है। आप याद रखिएगा, इस वाले हिस्से को हम इकोनॉमिकल रेंज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के पे क्या तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब जो आंसर है वो हमारा ए होगा। द टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग एट डिक्लाइंग रेट। ठीक है जी। 8 पे आ जाते हैं बच्चों। आफ्टर रीचिंग अ सैचुरेटेड पॉइंट कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कॉजेज, यानी कि अगर आप सैचुरेटेड पॉइंट पर आ जाते हो, जैसा कि हमने आपको बताया ये सैचुरेटेड पॉइंट है, और इसके बाद भी अगर आप कंजम्पशन को जारी रखते हो तो क्या मिलेगा आपको? टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी फॉल करना शुरू कर देगी। जैसा कि इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए टोटल यूटिलिटी टू फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज गलत है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोथ इंक्रीज गलत है, टोटल यूटिलिटी फॉल एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, इसका मतलब पॉइंट नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। डी भी पढ़ लेते हैं, टोटल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि टोटल यूटिलिटी फॉल करती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। इसका मतलब 8 क्वेश्चन में आपका जो पॉइंट सी है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट आर मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद अल्फ्रेड मार्शल। तो मार्शल ने यूटिलिटी का कंसेप्ट क्रिएट किया, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी उन्होंने ही बनाई है। तो इसमें अगर आप पॉइंट देख रहे हो तो जो प्राइस मैकेनिज्म अंडर मोनोपोली जो है वो चैम्बरलिन का है, या आप इसके अलावा और भी कई सारे हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं आगे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज इनका नहीं है, इंटरेस्ट थ्योरी नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थ्योरी इनके द्वारा बनाया गया है। यानी कि 9वें का जो आंसर होगा 9th का वो आपका ए पॉइंट में आएगा। 10वें की बात करें बच्चों, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जिसमें कंज्यूमर 2 गुड्स से ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है। तो इस केस में सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब MUX अपॉन PX बराबर होगा MUY अपॉन PY के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए 4 गुड्स हैं, जितनी भी गुड्स हैं, N लिख दिया मैंने इसको, और किसके बराबर होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। तो इस केस का ये हमारा फॉर्मूला है जब हम बात कर रहे हैं किसकी? जब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की। तो इस केस में बच्चों क्या होगा? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। इस केस में आपका जो टोटल यूटिलिटी होगा, ठीक है, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आप पॉइंट नंबर 10 पे देखेंगे तो 10वें पॉइंट पर आप देखिएगा आपका जो टोटल यूटिलिटी है, सॉरी बी जो पॉइंट है वो सही है इसका, 10वें 10th का बी, क्योंकि इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? यानी कि बराबर बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं, मतलब ये 10th का आपका बी पॉइंट सही है बिल्कुल। 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है भाई? जैसे जैसे आप गुड्स का उपभोग करोगे, आपको गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो घटता चला जाएगा। यानी कि एवरी एडिशनल यूनिट गिव यू लेसर सेटिस्फेक्शन देन बिफोर। तो अगर हम बात करें 11th की, तो 11th का देखिए पहला ऑप्शन क्या है? टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग विद कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूटिलिटी। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही है, इसलिए ये गलत है। यूटिलिटी ऑलवेज डिमिनिशिंग वेदर सम टाइम इज कंज्यूम और नॉट। नहीं ऐसा नहीं है भैया, हमेशा कंज्यूम नहीं करोगे तो कैसे यूटिलिटी घट जाएगी? बल्कि यूटिलिटी तो नहीं घटती है। यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीज देन आफ्टर डिमिनिशिंग एट एवरी पॉइंट, ये भी गलत है। पॉइंट नंबर डी देखिए, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। द एडिशनल बेनिफिट विच इज पर्सन ड्राइव फ्रॉम गिवन इंक्रीज of stock of thing diminishing with every increase in the stock that he already has। यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपने जो स्टॉक है उसको बढ़ाता है, तो जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो उसको यूटिलिटी मिल रही है, एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है अपने स्टॉक को बढ़ाने से, वो लगातार घटता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर हम 11 की बात करें तो 11 का डी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें बच्चों 12th की, देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आपको दिखेंगे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे आपका डिफिकल्टी का लेवल जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। 12th की बात करते हैं बच्चों, तो 12th में कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑलवेज, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हमेशा क्या करता है? ये देखिए ये मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, और आप देख रहे होंगे कि हमेशा क्या कर रहा है? फॉल ही कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो राइजिंग, फॉलिंग, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा। यानी कि ये पैरेलल होता है किसके? एक्स एक्स सॉरी डाउनवर्ड होता है, फॉलिंग होता है। बी पॉइंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चले आते हैं। 13 कह रहा है टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होती है? देखिए ये मैक्सिमम है टोटल यूटिलिटी जब MU जो है वो 0 है। यानी कि जिस केस में टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी उस केस में MU जो है वो 0 होगी। तो देखिए कौन सा पॉइंट सही है इसका? 13 का जो आंसर है वो ए सही है, क्योंकि उस केस में MU जो है वो 0 है। तो आप क्या कीजिएगा,
ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने एक पेज बनाया हुआ है बच्चों टेलीग्राम पर, वहाँ पर मैं ये PDF डाल दूंगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप उस PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा, बाकी का तो आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो एक तरीके का आपका ये टेस्ट सीरीज हो जाएगा, यानी कि आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं ये सारे के सारे पेजेस जो है वो डाल दूंगा। इसके अलावा बच्चों मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमने 13 कर लिया था, 14 है, द फॉलोइंग पार्ट ऑफ TU कर्व शो। अब ये TU कर्व क्या सिखा रहा है, ये TU का जो फॉलोइंग पार्ट है वो क्या दिखा रहा है, TU का जो फॉलोइंग पार्ट है वो दिखा रहा है कि MU जो है वो नेगेटिव हो गई है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव MU को दिखा रहा है। तो यहां पर आपको दिखा होगा, अगर आप पॉइंट नंबर 14 को देख रहे हैं तो इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी गलत है, डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी गलत है, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी गलत है, सबसे बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अलावा बच्चों MU का जो फार्मूला है उसके बारे में बात कर रहा है कि अगर आपको MU निकालना है तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 में भी थोड़ा सा गलत है, M लिखा हुआ है, N होना चाहिए था। 15th में जो MU का फार्मूला है मैं आपको बता देता हूँ। MU का फार्मूला है TUN माइनस TUN माइनस 1, या आप ये भी कह सकते हो डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। तो ये वाला फार्मूला तब यूज़ किया जाता है जब क्वांटिटी लगातार दी हो, ये वाला फार्मूला तब किया जाता है जब जो क्वांटिटी है वो लगातार ना हो। तो जैसे मान लीजिए 4th यूनिट पर आपका जो TU है वो 80 है और 5th यूनिट पर आपका जो TU है वो है आपका 84। तो कैसे निकालोगे, TUN, यानी कि TUN का मतलब क्या है 5 माइनस TUN माइनस 1 का मतलब 4, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 4 आएगा। इस तरीके से बच्चों TU निकालते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो 15 क्वेश्चन नंबर का फार्मूला नंबर 6 है, सॉरी 15 क्वेश्चन का पॉइंट नंबर जो C है वो ज़्यादा सही बैठ रहा है इसके अकॉर्डिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोल रहा है कि जो TU कर्व है वो कैसा होता है, मतलब कॉनकेव तो होता है या कॉन्वेक्स होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे देखिए मैं ये मिटा रहा हूँ, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मैं आपको बता देता हूँ कॉन्वेक्स कॉनकेव क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम ये बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, कॉनकेव है, नतोदर बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये जो है ये कॉन्वेक्स है। इसी तरीके से अगर हम अपवर्ड की बात करें तो ये जो है दिस इज कॉनकेव, ठीक है, लेकिन ये y एक्सिस पे कॉनकेव है और ये x एक्सिस है। तो इसका मतलब इस तरीके का TU होता है या इस तरीके का TU होता है, तो आपको खुद पता है कि TU इस तरीके का होता है, यानी कि कॉनकेव शेप होगी, और कॉनकेव किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। यानी कि अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 16 का, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो आपका डायग्राम बनाया हुआ है, सॉरी पॉइंट नंबर D लिखा हुआ है 16 का, सॉरी A, कॉनकेव टू x एक्सिस, ये बिल्कुल सही है, y एक्सिस पे नहीं होता, x एक्सिस पे कॉनकेव। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यूटिल्स किसका यूज़ किसने किया था, तो बच्चों इसका आंसर जो है वो मार्शल है, मार्शल ने यूटिल का यूज़ किया था, तो आंसर नंबर 17 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको MUX दिया है, MUY दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि जो प्राइस है वो 1 रुपीज़ है, तो कंज्यूमर 10वां रुपया किस पे खर्च करेगा, तो यानी कि कंज्यूमर फर्स्ट रुपीज़ 19 पे खर्च करेगा, सेकंड 17 पे, यानी कि जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, थर्ड 15 पे, फोर्थ 13 पे, ठीक है, फोर्थ जो खर्च करेगा वो 12 पे करेगा, फिफ्थ करेगा 11 पे, 6 7 करेगा वो 10 पे, ठीक है। उसके अलावा 6 7 हो गया 8 9 10, यानी कि वो 10 मिलाकर जो गुड्स है वो एक्स पे ही खर्च करेगा, यानी कि किस कमोडिटी पे खर्च करेगा वो गुड्स, वो एक्स कमोडिटी पे खर्च करेगा, यानी कि 18 का जो आंसर है वो एक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, अ कंज्यूमर डिमांड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, डिमांड कर्व किससे निकलता है, बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि जो ICC है वो एंजल कर्व से बनता है, ठीक है, या एंजल कर्व से ICC से एंजल कर्व निकलता है, और डिमांड कर्व जो है वो PC से निकलता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व से। तो इसका मतलब 19 का जो आंसर है वो C बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 देखें तो 20वें क्वेश्चन में हमें आंसर दिया हुआ है जिसमें हमें बताना है कि कंज्यूमर की जो अगर 3 गुड्स हैं तो कंडीशन क्या रहेगी। अब देखिए जो कंडीशन है वो होनी चाहिए कि कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है, यानी कि आप कह सकते हो कि इस पूरे के पूरे केस में जो फार्मूला हुआ करता था वो ये हुआ करता था, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM, ठीक है। तो इस केस में मान लीजिए अगर 3 है तो 3 लिख जाएगा। अब इस केस में हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि प्राइस जो है वो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उस केस में हम इसको MUX इक्वल टू MUY इक्वल टू MUZ भी बोल सकते हैं। तो इस केस में अगर आप फार्मूला देखोगे तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर है
वो डी पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को किसने फाइनलाइज किया था? तो बच्चों हम बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ही थे जिन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच को सबसे पहले डिस्क्राइब किया। 22वां क्वेश्चन जो है, यानी कि जो 21वां है उसका आंसर जो है वो बी बिल्कुल ठीक है। 22वां क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है कंज्यूमर विल बी मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी इफ ही एलोकेट हिज मनी इनकम सो दैट, देखिए मनी इनकम को इस तरीके से एलोकेट करना है कि लास्ट यूनिट मनी खर्च करने से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई बराबर हो इसके। तो बार बार हमारा वही फार्मूला है। अब देखिए इसके हिसाब से कौन सा पॉइंट जो है वो ठीक माना जाएगा। तो इसके हिसाब से द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट कंज्यूम इज इक्वल, नहीं बिल्कुल नहीं है, हर किसी की यूनिट अलग अलग होती है, ठीक है, एक यूनिट नहीं होती है। अगर हम सी की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेम होना भी जरूरी नहीं है। डी की बात करें तो टोटल यूटिलिटी गेन फ्रॉम ईच प्रोडक्ट कंज्यूम इज सेम, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर बी है। द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंड ऑफ ईच प्रोडक्ट इज सेम, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर प्रोडक्ट की वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 23 क्वेश्चन, 23 जो हमारा पॉइंट है उसमें देखिए क्या है। एडम स्मिथ ने एक फेमस एग्जाम्पल स्पोक अबाउट दी फेमस डायमंड वाटर पैराडॉक्स। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि एडम स्मिथ ने नहीं बताया था, ये भी मार्शल ने बताया था, बुक में गलत लिखा हुआ है। एडम स्मिथ तो इस बात को बताने में फेल हो गए थे कि डायमंड और वाटर पैराडॉक्स क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डायमंड वाटर पैराडॉक्स के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। डायमंड वाटर पैराडॉक्स बताता है कि जो डायमंड है उसकी सप्लाई जो है वो बहुत कम है, ठीक है। सप्लाई इसकी मान लीजिए डायमंड है, चलिए हम एक मान के लिए मान लीजिए डायमंड और वाटर की सप्लाई बराबर है, चलिए मान लीजिए, सपोज कीजिए दोनों की सप्लाई बराबर है, लेकिन डिमांड जो है वाटर की बहुत ज़्यादा है ना। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसकी डिमांड कर्व है, यानी कि वाटर की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम है, डिमांड उसकी कम है, क्योंकि एडिशनल डिमांड कम है, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने जो रिलेट किया था यूटिलिटी को वो डिमांड से रिलेट किया था। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो क्या हुआ है, द एरिया विच लाइज अंडर द डिमांड कर्व। अब देखिए डिमांड कर्व के नीचे का एरिया मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ये हमारा डिमांड कर्व है जिसको कि हम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो इसके नीचे का जो एरिया ये किसको डिनोट कर रहा है? ये एरिया बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं ये टोटल यूटिलिटी को डिनोट कर रहा है, टोटल यूटिलिटी को। आप याद रखिएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी या डिमांड कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो हमारे टोटल यूटिलिटी को डिनोट करता है। यानी कि 24 का जो आंसर पॉइंट नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बच्चों टाइम यूटिलिटी को क्रिएट किसने किया? तो टाइम यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है बच्चों वो ट्रेडर के द्वारा बताया गया है, यानी कि 25 का सी है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।